Hello everyone, this is Yashweb Nakvi and I am a owner and educator at Canis Institute of Education. So आज की ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे फिजिक्स स्मार्ट बुक मेजरमेंट एक्सप्लोरर लेवल का सॉल्यूशन है। मैं आपके 2 मिनट लूंगा सिर्फ कैनिस के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए कि कैनिस जो है वो ऑन साइट क्लासेस सर्व करता है खान बोर्ड, सिंध बोर्ड एंड फॉर वेरियस बोर्ड्स। तो फॉर डिटेल्स आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी फिजिकल लोकेशंस के बारे में जान सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लोरर लेवल और स्टडी स्टार्ट करते हैं। आइए ओके, so let's move to the screen and start solution of measurement explorer level MCQs. So let's start from MCQ number 1. So here we go with MCQ number 1. So MCQ number 1 is a physical quantity is a quantity that can be, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है जिसको क्या किया जा सके, इमेजिन किया जा सके, मेजर किया जा सके, फेल्ट किया जा सके या देखा जा सके। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या पढ़ रखी है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसको मेजर किया जा सके। गेटिंग द पॉइंट, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, let's move on the answer of this MCQ. Okay, so that here we are, MCQ number option number B is the correct answer. Measured is the correct answer of this question. ठीक है जी, of this MCQ. Great. Let's move on to MCQ number 2. So MCQ number 2 is which of the following is a physical quantity? इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं, दोबारा से इनकी बात करेंगे, जिनको मेजर किया जा सकता है। तो ऑप्शंस में आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज दी गई हैं जिनके बारे में आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी मेजरेबल है और कौन सी मेजरेबल नहीं है। सो ऑनेस्टी क्या मेजरेबल है? तो बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टी मेजर नहीं की जा सकती। लेंथ क्या मेजरेबल है? जी बिल्कुल, लेंथ मेजरेबल है। क्या अफेक्शन मेजरेबल है? नहीं, अफेक्शन मेजरेबल नहीं है। और क्या विजडम मेजरेबल है? तो विजडम भी मेजरेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आए जी, आंसर चेक करते हैं। ओके, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लें, ऑनेस्टी नहीं है क्योंकि ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते, अफेक्शन नहीं है क्योंकि अफेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, विजडम नहीं है क्योंकि विजडम को मेजर नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. Great. Let's move on to MCQ number 3. So MCQ number 3 is which is a non-physical quantity? Which is a non-physical quantity? Non-physical quantity कौन सी होगी? जिसको यकीनन मेजर किया ना जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी? जिसको मेजर किया जा सकता था। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है जिनको मेजर किया नहीं जा सकता? तो हम देखते हैं ऑप्शन में से किनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्या लेंथ को मेजर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्या फेयर को मेजर किया जा सकता है? नहीं। किसी को किसी चीज का कितना खौफ है, इस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते। क्या मास को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या टाइम को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आर दी इनकरेक्ट ऑप्शंस फॉर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज फेयर। सो हमारे लिहाज से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक द आंसर। Exactly, option number B, fair is the correct answer. Let's move on to MCQ number 4. So MCQ number 4 is a measurement is a process of comparison of a dash quantity with a widely accepted standard quantity. अब सबसे पहले ये widely accepted standard quantity हम किसको कह रहे हैं? ये widely accepted quantity जो है ये दरअसल में हम कह रहे हैं यूनिट्स को। कौन सा यूनिट्स को? हम कह रहे हैं एसआई यूनिट्स को। जो हमारे पास एसआई यूनिट्स होते हैं वो एसआई यूनिट्स हमारे वाइडली एक्सेप्टेड यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ की स्टैंडर्ड मेजरमेंट मीटर के अंदर है। तो वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्टैंडर्ड वाइडली एक्सेप्टेड यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं? तो वो क्वांटिटीज क्या नोन क्वांटिटीज होती हैं? वो क्वांटिटीज क्या अननोन क्वांटिटीज होती हैं? क्या दोनों ए और बी, नोन और अननोन क्वांटिटीज होती हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? सो द करेक्ट आंसर इज unknown quantities are measured by the help of standard measurable units. unknown quantities length भी, क्योंकि लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, हम मेजर करके निकालेंगे तो वैल्यू हमारी लिए अननोन होगी। टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, हम मेजर करके निकालेंगे तो वो हमारी वैल्यू अननोन होगी। सो द अननोन क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद अ वाइडली एक्सेप्टेड यूनिट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव एंड चेक द आंसर. So here we are. Yeah, our answer is completely correct.
नॉन क्यों नहीं? नॉन वैल्यूज आर स्टैंडर्ड। नॉन वैल्यूज क्या है? स्टैंडर्ड है, यानी यूनिट का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम, और ये तो बेस क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पेयर, ये सब नॉन क्वांटिटीज है। अननोन क्वांटिटीज की ही मेजरमेंट हम नॉन क्वांटिटीज के थ्रू करते हैं। तो नॉन क्वांटिटीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड अननोन क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिनको हम मेजर करते हैं। सो आर एमसीक्यू नंबर 4 इज आल्सो करेक्ट। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 5। So here we go. The standard of measurement exactly, अभी पीछे हमने यही तो बात करी। The standard of measurement is, क्या कहते हैं standard of measurement को? आप आंसर बताओ। The standard of measurement is quantity, unit, length, none of these. The correct answer is option number B. Option number B is the correct answer because unit is a standard quantity जिनके अंदर measurement की जाती है। Let's check the answer. So exactly unit is a correct answer because quantity जो कि option number 1 है इज व्हाट इज मेजर, वही तो क्वांटिटी ही तो है जो हम मेजर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी को तो हम यूनिट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 6। सो एमसीक्यू नंबर 6, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर देयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर देयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? सोच के बताओ जल्दी से जल्दी से। 1 2 3। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 7. Option number A is 5, option number 8, option number C is 9, option number 4 is 7. So which option is correct? The option number D is completely correct. There are 7 base quantities. कौन सी हैं वो base quantities? अभी इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो there are 7 base quantities. Okay, आंसर चेक करें तो देख लें। Option number D is a correct answer. There are 7 base quantities. Remember the magnificent 7. ये 7 ही base quantities हैं। Let's move on to MCQ number 7. Which of the following is a derived quantity? Now let's take a pause. क्या आपको याद है कि derived quantities हमने क्या पढ़ी थी? derived quantities हमने वो पढ़ी थी कि जिनको हम base quantities के थ्रू बनाते हैं। अब अगर आपको 7 base quantities याद है तो उसके अलावा अगर कोई भी quantity है तो वो यकीनन derived quantity कहलाएगी। तो देखते हैं क्या length derived है या base है। तो we know that length is a base quantity. Area, okay, let's move on option number C. Distance क्या base है या derived है? Base quantity. डिस्प्लेसमेंट बेस है या ड्राइव है? बेस क्वांटिटी। सो एरिया इज द ओनली ऑप्शन जो कि ड्राइव क्वांटिटी है, जो कि लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बनता है, दो क्वांटिटी से मिलकर बनता है, दो बेस क्वांटिटी से, तो वो इस वजह से ड्राइव क्वांटिटी है। सो अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और आई डोंट नो व्हाट आंसर यू राइट, बट द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स चेक द आंसर. So exactly option number B is the correct answer because it is made up of a length and a length, or a length or a breadth. So it is made up of two base quantities. That's why we say it as a derived quantity. Length is a base quantity, displacement is a base quantity, and displacement distance is also a base quantity. So the correct answer is area is the derived quantity. Okay, let's move on to MCQ number 8. So MCQ number 8 is a which of the following is a base quantity? Again, we talked about there are 7 base quantities. कौन कौन सी है सब चेक करें. स्पीड, नो, स्पीड इज मेड अप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, so speed is not a base quantity. Velocity, no, velocity is made up of displacement and time, so it is also not a base quantity. Acceleration, no, acceleration is made up of velocity and time, so it is also not a base quantity. Yeah, time is not made up of any other quantity, that's why time is a base quantity. Time is a base quantity. So according to us, option number D is the correct answer. Let's check the answer. Exactly, option number D is a correct answer. Option number A is incorrect, option number B is incorrect, option number C is incorrect, only option number D, time, is correct answer. Let's move on to MCQ number 9. So MCQ number 9 is prefixes are used to write unit by the power of. What are prefixes? Prefixes are used to write a very small value or a very large value with a standard unit like a centimeter, millimeter and so on. सो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स के अंदर लिखने के लिए हम प्रेफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं प्रेफिक्स की जो भी वैल्यू हो वो किस बेस की पावर में आती है। क्या वो 2 की पावर में आती है, क्या वो 10 की पावर में आती है, क्या वो 100 की पावर में आती है, या वो 1000 की पावर में आती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वो 10 की पावर में आती है। 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, 10 की पावर -3 मिलीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स चेक द आंसर. Exactly, option number B is the correct answer. Option number C, D and A are incorrect. Okay, are you getting the idea? समझ में आ रहा है, कोई मसला तो नहीं हो रहा अच्छे से? Okay, चलो MCQ number 10 पे चलते हैं. So here we are on MCQ number 10. Convert 3000 gram into kilogram. This is very easy. Even for a 9th grade student, it's very easy to convert a 3000 gram into a kilogram. So most of
most of you also wrote the answer of this question as well. So बताएं, आप बताएं मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए, कैसे बताएंगे, कमेंट करके बता दो, जैसे बताना चाहो बता दो। तो मैंने तो बताया कि हमारे सिलेक्शन से सॉल्यूशन के अंदर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट में आगे डाल दो, मर्जी तुम्हारी अपने नाम के साथ। सो कन्वर्ट करना है 3000 ग्राम को किलोग्राम के अंदर। हाउ वी कन्वर्ट? जस्ट बाय डिवाइडिंग 3000 with 1000. Why? Because there are 1000 grams in 1 kilogram. So by just dividing 3000 with 1000, we get the value 3 kg. We get the value 3 kg. So 3 kg must be a right answer. So A, B, C, D में B is a 3 kg. So B should be a right answer. Let's check the answer. So here we are. Option number 3 is the correct answer. Option number A, C, D are incorrect. Okay, great. Let's move on to MCQ number 11. So here we are on MCQ number 11. The question is, what is the value of milli in a power of 10? What is the value of milli in a power of 10? Answer me. What is the value of milli in the power of 10? The value of milli in the power of 10 is 2, -2, 3 or -3. So the correct answer is -3, which means that correct answer is option number D, 10 to the power -3. But let's check the answer. So here we are. The option number D, which we discussed, is the correct answer because the value of a milli is 10 to the power -3 in standards. Okay, great. Let's move on to MCQ number 12. So MCQ number 12. What is the symbol of micro? Micro का symbol क्या होता है? क्या n माइक्रो का सिंबल है? क्या ये u जिसको हम म्यू प्रोनाउंस करते हैं, क्या ये माइक्रो का सिंबल है? क्या m माइक्रो का सिंबल है? क्या पाई माइक्रो का सिंबल है? आप बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The mu is the correct answer. Mu is the symbol of micro. But let's check the answer. So here we are. That option number A is n, option number C is m, option number D is pi, and the option number B is mu. So the mu is the symbol of micro, which is the correct answer as we discussed in the previous slide. Clear so far? Is there any issue? क्या समझ में आ रही है बात? Okay, so let's move on now. MCQ number 6. But wait a minute. Look at the example. Micro mu is equal to 10 to the power -6. So we should have to remember that the power of mu or micro is 10 to the power -6. Remember that? Okay, let's move on to MCQ number 13. Okay, so what is the value of femto in the power of 10? As we studied about femto, pico, have we studied about? So what is the value of femto in the power of 10? Femto की power कितनी होती है? Femto की value कितनी होती है in the power of 10? क्या 15 होती है, क्या -15 होती है, 12 होती है, -12 होती है? सोचें। So the correct answer is -15. According to me, the correct answer is -15. 10 to the power -15 is the value of femto. But let's check the answer. So here we are. Oh, great. So our answer is completely correct. That A, -15 is a correct answer. Femto की value होती है 10 to the power -15 प्लस 15 नहीं होती, -12, 10 to the power -12 होती है पीको की वैल्यू। किसी और एमसीक्यू से पूछना तो याद रखना 10 to the power -12 होती है किसकी वैल्यू? पीको की वैल्यू। एंड let's move on to MCQ number 14. So here we are on MCQ number 14. How many centimeters are equal to 1 meter? How many centimeters are equal to 1 meter? The answer? How many centimeters are equal to 1 meter? This is a great question. So there are 100 centimeters in 1 meter. Am I correct? There are 100 meters in 1 meter. 100 centimeters in 1 meter. Let's check the answer. So according to us, the option number C should be correct. So let's check the answer. And as we all know that usually we are correct. So option number C is the correct answer. There are 100 centimeters in 1 meter. Okay, let's move on to MCQ number 15. How many types of measurement error are commonly discussed in this chapter? In a measurement chapter कितने तरीके के errors पढ़े हैं तुमने? Recall it, कितने तरीके के chapters पढ़े हैं? कितने तरीके के errors पढ़े हैं? So we studied about 3 types of errors. कौन से? Random error, systematic error और personal error. So there are 3 types of error. Let's check that the B is the correct option or not. Here we are. That B is the correct option. Great. So how many types of measurement? There are 3 types of measurement. Okay, so let's move on to MCQ number 16. So MCQ number 16 is dash is said to occur when repeated measurement of a quantity give
different values under the same condition. It is due to some unknown cause which are unpredictable. Let's read it again. Dash is said to occur. वो कौन है जो arise होता है repetitive measurements की वजह से of a quantity give different values और हर बार हमें अलग वैल्यू देता है सेम कंडीशंस को रखते हुए. It is due to some unknown causes. वो कौन होता है या वो कौन सा एरर है ज्यादा आसानी से लिखें जो अननोन रीजंस की वजह से आ रहा होता है और वो सेम कंडीशंस पे सेम वैल्यू रखने के बावजूद भी अलग अलग आंसर्स हमें दे रहा होता है. तो वो कौन सा एरर है? क्या वो सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम है या पर्सनल है? सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन वी इन फिजिक्स क्लास द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. रैंडम इज द करेक्ट आंसर. रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जो कि अननोन कॉजेस की वजह से आ रहा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि वजह क्या है, क्यों ये एरर आ रहा है. लेट्स चेक द आंसर. सो हियर वी आर. द ऑप्शन नंबर बी इज अ completely correct option. Option number B is a completely correct option. Random error arise due to unpredictable or unknown causes. Great. Let's move on to MCQ number 17. Okay, zero between non-zero digit is okay. So किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. सो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या होता है, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट. यानी अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे पास, लेट्स से 5 और 6 है, तो 5 और 6 के बीच में अगर जीरो आ गया, लेट्स से 506 बन गया, तो क्या वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो एग्जैक्टली वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा. जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स चेक द आंसर. Exactly, the option number A is the correct answer. Zeros between non-zero digit is always significant. Here we are on MCQ number 18. Dash of a measurement refers to how close together a group of measurement actually are to each other. ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर हमने किसी एक्सपेरिमेंट को 4-5 दफा किया और जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ रही हैं, बट वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है. एक दूसरे के तो बहुत करीब है लेकिन वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है. क्या ये प्रिसीशन है या ये एरर है? या तो ये प्रिसीशन है या एरर है या एक्यूरेसी है. So the correct answer is precision. Precision के अंदर ऐसा होता है कि हमने 4-5 दफा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यूज आई आपस में वो एक दूसरे से मिलती जुलती तो है लेकिन असल आंसर से मिलती जुलती नहीं है. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रिसीशन. क्या कहते हैं? प्रिसीशन. So according to us, the option number A is the correct answer. Let's check the answer. Here we are. Precision is the correct answer. Let's move on to MCQ number 18. MCQ number, oh my bad. MCQ number 19. So dash of a measurement refers to how close the measured value to the accepted or true value. अब ये कह रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट को किया और जो उसका आंसर आया वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब आया. आपस में भले मिलते जुलते थे या नहीं थे लेकिन ट्रू वैल्यू के बहुत करीब थे, तो हम बोलेंगे ये प्रिसीशन है या एक्यूरेसी. तो ये एक्यूरेसी है. जबकि प्रिसीशन क्या थी कि जब वैल्यूज आपस में एक दूसरे के बहुत करीब थी तो ये प्रिसीशन थी. जबकि वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है तो ये accuracy है. So according to us the option number B should be correct answer. Let's check. Here we are, that option number B is the correct answer. Great. आगे चलते हैं. Okay, so let's move on. Mission Explorer MCQ 20. MCQ number 20 पर आते हैं. क्या कह रहा है MCQ number 20? The instrument that is most suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard. अगर few sheets of cardboard है, कोई कार्डबोर्ड लिया हमने, उससे कुछ फ्यू शीट्स ले लिया, उसकी थिकनेस को मेजर करना है कि भाई उसकी विड्थ कितनी है, लेट्स से कितना थिक बना, वो 4-5 शीट्स को जोड़ा तो वो कितना थिक बना. इसकी मेजरमेंट हम किससे कर सकते हैं? मीटर रूलर, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज. यूजुअली वर्नियर कैलिपर यूजुअली स्क्रू गेज बहुत माइनर सी थिकनेस को भी मेजर करने के काम आता है. यानी अगर इसमें बोले तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगी ना वो हमें स्क्रू गेज में देखने को मिलेगी. स्क्रू गेज यूजुअली हमें ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर करने में हेल्प करता है. तो अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. लेट्स चेक. सो हियर वी आर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. हमारा जो स्क्रू गेज होता है वो बहुत लेस थिकनेस को भी मेजर करने में हेल्प करता है. तो फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड की थिकनेस बहुत कम होगी तो उतनी कम थिकनेस को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज इज वन ऑफ द बेस्ट और सुइटेबल apparatus to use or a device to use. So meter ruler is an incorrect because it's used to measure a length. Measuring tape is used to measure a length. Vernier caliper is also used, but the more precise way calculation can be done by using screw gauge. That's why the correct option is screw gauge. Okay, so let's move on to MCQ number 21. A light year is a unit of, in a physics, there is a quantity whose SI unit is light year. Okay, let's make it easy for you. I am telling it is like how many distance traveled by light per unit year. How many distance
travel by a light per unit air. This is called light air. This is the unit of light, time, distance, speed. So this is the unit of distance. This is the unit of distance. So let's check that is our distance correct answer. So exactly here we are. Distance is a correct answer. So distance is the correct answer. It is a distance light travel in 1 year as we discussed so far. Let's move on to MCQ number 22. So which one is a non-physical quantity? Again, कौन सी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया नहीं जा सकता? तो डिस्टेंस क्या मेजरेबल है? एग्जैक्टली मेजरेबल है। क्या डेंसिटी मेजरेबल है? हाँ भाई डेंसिटी मेजरेबल है। क्या टेम्परेचर मेजरेबल है? हाँ भाई टेम्परेचर मेजरेबल है। क्या कलर मेजरेबल है? नो, कलर इज नॉट मेजरेबल, दैट्स व्हाई इट इज non-physical quantity. So the correct option is option number C. Let's check the answer. Here we are. Option number C is in this syllabus. Color is not treated as a measurable quantity, but it is measured. Usually गाड़ियों के ऊपर कलर की थिकनेस मेजर की जाती है। ठीक है जी, आइए MCQ number 23. Volume of water consumed by you per day is estimated in. Okay, कितना वाटर आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक दिन में कितना पानी पी रहे हैं आप, किससे मेजर करते हैं? मिलीलीटर में, ml के अंदर, केजी किलोग्राम के अंदर, क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब के अंदर, या लीटर्स के अंदर? सो हम तो लीटर में कर रहे हैं, आप भी गालिबन लीटर में ही कर रहे होंगे। सो द ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू इट शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर। हियर वी आर। ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट। लीटर इज अ suitable unit to measure the consumption of water per day. Okay, let's move on to MCQ number 24. Displacement gain is used to measure. Displacement gain is used to measure. Okay, what is this displacement gain? Displacement gain is something which used to measure the volume of a solid. How it is look like or how it's work, इसकी एक पूरी explanation वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन displacement gain is used to measure the volume of a solids. सही, थोड़ा रफली से बता देता हूँ। देखो, दो बीकर लिए हमने, एक बीकर के अंदर मान लो हमने सुराख सा कर दिया, दूसरे बीकर के अंदर हमने इसके अंदर मान लो एक कोई रॉक पत्थर सा डाला, तो कुछ वाटर का लेवल राइज हुआ, और वो जो वाटर का लेवल राइज हुआ उतना वाटर का वॉल्यूम बराबर वाले बीकर में आ गया। तो हमने ये देखा कि ये जो बराबर वाले बीकर के अंदर वाटर का वॉल्यूम आया है, ये वो वाला वॉल्यूम है जो इस वाले बीकर में उस रॉक ने ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि जहां पर इस वाले बीकर के अंदर अभी रॉक है, पहले उस प्लेस पर रॉक की बजाय वाटर था, अब वो उतना वाटर यहाँ आ गया। इट मीन दैट कि वाटर जो सॉलिड है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, जितना वाटर यहाँ इस दूसरे बीकर में आ गया। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट केन के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट कैन नहीं लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट केन है, यूजुअली जो केन्स होते हैं हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट केन के थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड को मेजर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक। हियर वी आर। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, और ये फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लॉ भी है। आप जब भी फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा भी। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 25। हियर वी आर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट? ओके, सो ये देख लें, इसमें ये पिछली वाली स्लाइड में होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस वाली स्लाइड में है। डिस्प्लेसमेंट केन की इमेज है कि हमने यहाँ सॉलिड डाला, एक रॉक सा डाला, और उतना वाटर इस तरफ आ गया। इस तरीके से कुछ काम करता है। MCQ नंबर 25, which of the following pair of unit is an example of SI unit? इनमें से कौन से SI यूनिट है? मीटर और सेल्सियस क्या है? SI यूनिट है। मीटर केल्विन, ग्राम सेल्सियस, ग्राम केल्विन। अच्छा देखो, मीटर तो SI है पर सेल्सियस SI नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है। अच्छा, मीटर भी SI है, केल्विन भी SI है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं। ग्राम SI नहीं है, किलोग्राम SI है। सेल्सियस भी नहीं है, तो सी तो नहीं हो सकता। डी में ग्राम नहीं है लेकिन केल्विन है, तो हमें तो दोनों चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Let's check the MCQ answer. So here we are. MCQ number B is a correct answer. Meter and Kelvin both is SI units. Okay. So here we move on MCQ number 26. All of the following describe the role of physics and technology except ये तमाम ऑप्शन जो है वो फिजिक्स के रोल को एक्सप्लेन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन कौन सा ऑप्शन है जो नहीं कर रहा? क्या यूज ऑफ वैक्सीन, इंटरनेट का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल? तो देखिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्लीटली टेक्नोलॉजी फिजिक्स पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल, फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन, कार्स, बाइक्स, इन सब के अंदर जो टेक्नोलॉजी अब फिजिक्स से बेस्ड है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इसके अंदर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मेजरिंग टेप, फिजिकल बैलेंस, इन सब के अंदर टेक्नोलॉजी फिजिक्स के थ्रू है। लेकिन यूज ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ रोल ऑफ फिजिक्स, इट इज अ बायोलॉजिकल रोल, इट इज अ मेडिकल पर्सपेक्टिव रोल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक द आंसर। सो हियर वी आर। यूज ऑफ वैक्सीन मेनली बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस से इसका ताल्लुक है। सो ये फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन नहीं है टेक्नोलॉजी में, बाकी सब फिजिक्स की है। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 27। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी? ये तो आप बता दो। फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो बेस क्वांटिटीज से बने। तो भाई टाइम तो खुद बेस क्वांटिटी है, मास खुद बेस क्वांटिटी है, लेंथ खुद बेस क्वांटिटी है, वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी।
Let's check. Option number D is a correct answer. Here we are. Option number D is a correct answer. MCQ number 28. The instrument used to measure the length of a solid cylinder. Length of a solid cylinder हम किससे मेजर करेंगे? सॉलिड सिलेंडर की लेंथ किससे मेजर की जा सकती है? तो एग्जैक्टली लेंथ मेजर करने के लिए दोनों ही डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं. स्क्रू गेज भी होता है, बर्नर कैलिपर भी होता है. लेकिन क्योंकि स्क्रू गेज की मैकेनिकल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि वो किसी सॉलिड सिलेंडर की लेंथ को मेजर कर ले, उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना पड़ता है. सो टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर द मोस्ट सुटेबल डिवाइस इज अ वर्नियर कैलिपर इंस्टेड ऑफ स्क्रू गेज. फिजिकल बैलेंस तो नहीं होगा ना, फिजिकल बैलेंस तो मास को मेजर करता है, और मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये भी नहीं हो सकता. तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर हमने सेलेक्ट करना है. सो वर्नियर कैलिपर अकॉर्डिंग टू अस वुड बी करेक्ट आंसर. लेट्स चेक इट. So here we are. Option number C is the correct answer, measuring length and diameter accurately. Screw gauge भी, but उसकी मैकेनिकल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो ज्यादा लेंथ को मेजर कर सके. ठीक, लेट्स मूव ऑन. MCQ नंबर 29. So here we are. Candela is a unit of. Candela किसका ऐसा यूनिट है? क्या luminescent density, amount of substance, temperature, current. चलो करंट का क्या है? एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. तो luminescent density एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसका आंसर कैंडेला हो सकता है और होता भी है यकीनन. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स चेक. हियर वी आर. एमसीक्यू नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए, एमसीक्यू नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. ओके, एमसीक्यू नंबर 30. अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन व्हिच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड. ऐसा दुनिया भर का इस सिस्टम के जिसके अंदर बेस क्वांटिटीज के यूनिट इंट्रोड्यूस करा गए, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं या नन. तो ऑब्वियस है, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम के तहत ही हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स को लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर. हियर वी गो. एमसीक्यू नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर. सो ग्रेट, सो फार वी कंप्लीटेड द फर्स्ट 30 एमसीक्यूज ऑफ आवर एक्सप्लोरर लेवल. ग्रेट गाइस, जिन्होंने भी ये वीडियो अभी तक यहाँ तक पूरी देखी है, बहुत जबरदस्त, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही मेहनत कर रहे हो, डेडिकेटेड हो, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे. सही. उसके बाद आपने हमारी बुक के अंदर देखा होगा तो एक्सप्लोरर लेवल के क्वेश्चंस भी थे. तो अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स. सो हियर वी गो. एक्सप्लोरर लेवल क्वेश्चन आंसर्स. फिजिकल क्वांटिटीज. A physical quantity is any quantity that can be measured and expressed by a numerical value along with a unit. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो कि मेजर हो सके, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट से रिप्रेजेंट हो जाए. एग्जांपल है लेंथ, मास और टाइम. अच्छा, हम थोड़ा तेज डिस्कस करते हैं. वजह ये होती है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, वीडियो कंकाइज और आपके लिए इफेक्टिव रहे. सही. अच्छा फिर, व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड using any standard instrument and cannot be expressed with a numerical value and a unit. तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि किसी क्वांटिटी के थ्रू मेजर ना की जा सकती हो, उनका कोई स्टैंडर्ड यूनिट ना हो और उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना होती हो, जैसे कि ऑनेस्टी, फेयर, हैप्पीनेस, ये सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है. सही. आए जी. सो अगला सवाल क्या था? व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड यूनिट. यही है मेजरमेंट में. हम किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट. किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट. तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट. जैसे कि अगर मैं लेंथ ऑफ अ टेबल को बोलूं 2 मीटर, तो क्वांटिटी लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट उसका क्या है? मीटर. और मेजरमेंट उसकी कितनी है? 2 मीटर. तो हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट क्या है कि हम किसी अननोन क्वांटिटी को वैल्यू को उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ लिखें, तो ये उसकी मेजरमेंट कहलाती है. होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज यूनिट? अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एज वी डिस्कस. जैसे कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम का न्यूटन सेकंड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. Name the 7 base quantities. So very easy question. Length is the base quantity, mass, time, current, temperature, amount of substance, luminous intensity or light intensity. So these are 7 base quantities as we discussed. Write the SI unit of. In सब क्या SI unit लिखना है? Length. Discussing about question number 6. Write the SI unit of length, mass, time, temperature and electric current. So length का unit मीटर, mass का unit किलोग्राम, time का unit सेकंड, temperature का केल्विन, electric current का ampere as we discussed so far. So question number 6 is very easy. Let's move on to question number 7. So question number 7 is differentiate between physical and non-physical quantities with 4 examples. Physical और non-physical quantities क्या होती हैं? इनकी 4 examples भी देनी है. तो physical quantities can be measured using instrument. कौन सी है physical quantities जिनको किसी instruments के थ्रू measure किया जा सकता है?
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? कैन नॉट बी मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया नहीं जा सकता। फिजिकल क्वांटिटीज हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, यूनिट होता है, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी की ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना कोई यूनिट होता है। थर्ड एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटीज की लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और एग्जांपल है नॉन फिजिकल क्वांटिटी की ऑनेस्टी, फेयर और विजडम। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन or differentiate between physical and non-physical quantities. Let's move on to question number 8. Question number 8, what is scientific notation? So scientific notation is a way of writing a very large or a very small number in a shorter in an easier way using a prefix of 10, using a power of 10. क्या मतलब? हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम बहुत बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को एक साइंटिफिक पैटर्न के अंदर लिखते हैं कि जिसमें हम उनके n नंबर ऑफ वैल्यू को पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। बताने का मकसद कि बहुत ही छोटी वैल्यू होगी तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी तब भी उसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे। सो एग्जांपल्स देखें, जैसे ऑर्डिनल नोटेशन है 3000, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बन रही है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ऑर्डिनल नोटेशन है 45000, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बन रही है? 4.5 एक्सपोनेंट 4। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो 45000 है इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, इसमें एक्सट्रीम राइट साइड पर जब हम पॉइंट को समझ ले, जीरो के आगे जहां पॉइंट होगा, जब पॉइंट को हम आगे मूव करना शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो जब 4 को मूव करेंगे तो देखिए 4.5 एक्सपोनेंट 4। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक ले आए, पॉइंट को मूव कराते कराते हम 1 डेसिमल प्लेस तक ले आए साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर। देन इसी तरीके से 0.003 में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 1 2 और ये 3, तो इट विल बिकम 3 एक्सपोनेंट -3 एंड सो ऑन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? किसी बहुत ही बड़ी वैल्यू को इन द पावर ऑफ 10 रिप्रेजेंट करना और किसी बहुत ही छोटी वैल्यू को भी इन द पावर ऑफ 10 रिप्रेजेंट करना, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है जी, चलें जी आए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं और एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं, हमने ये कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक और इन अ मंथ। तो चलो पहले बात करते हैं डे के अंदर। तो हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। तो हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 24 घंटों को 60 मिनट से और 60 मिनट को 60 सेकंड से, ये बन गया एक दिन। और एक दिन के अंदर कितना टाइम आया? 86,400 सेकंड्स। कितना टाइम आया? 86,400 सेकंड्स। एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400। तो ये हमने एक दिन के सेकंड्स तो निकाल लिए, लेकिन हमने इसका एक सुइटेबल प्रेफिक्स भी लिखना था। तो सुइटेबल प्रेफिक्स कैसे लिखेंगे? वही इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट 0 से आगे है, मूव कराएंगे पीछे 1 2 3 दफा, इट विल बिकम 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को लिखते हैं हम किलो, तो हमने इसको लिखा 86.4 किलो सेकंड्स। तो करेक्ट आंसर इज 86.4 किलो सेकंड। ये हमारे पास आ गया एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। इसी तरीके से एक हफ्ते में कितने होते हैं, तो हमने बोला था एक दिन में कितने सेकंड्स हैं? 86,400। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 86,400, तो हमने क्या किया, उतने सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर दिया 7 दिनों से। तो हमने मल्टीप्लाई किया 86,400 को 7 से, तो हमें मिला क्या आंसर? हमें मिला 6,04,800। 6,04,800। हमने फिर पॉइंट को मूव कराया 3 दफा पीछे, 1 2 और 3, और ये बन गया 604.800 और 604.8 एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट 3 को हमने फिर किलो कह दिया और हमने बोला 604.8 किलो सेकंड। 604.8 किलो सेकंड, ये हमारे पास हो गया एक हफ्ते के सेकंड्स का मैग्नीट्यूड। तो एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं? 604.8 किलो सेकंड्स। इसी तरीके से एक महीने में कितने होते हैं? तो एक दिन में कितने थे? 86,400। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो हमने 86,400 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो हमें मिला ऑलमोस्ट 25,92,000। 25,92,000। हमने फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर गए, पॉइंट से मूव कराकर 1 2 3 4 5 6, इट विल बिकम 2.59 एक्सपोनेंट 6, और 2.59 एक्सपोनेंट 6 को एक्सपोनेंट 6 एक्चुअली में मेगा को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने इसको ऐसे लिखा कि 2.59 टू मेगा सेकंड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 एक्सपोनेंट 6 सेकंड्स, हमने लिखा 10 एक्सपोनेंट 6 के बजाय मेगा सेकंड्स। 2.592 मेगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया था हाउ मेनी सेकंड्स आर इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ। तो हमने तीनों के लिए निकाल लिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राइट एनी 2 पॉइंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
फिजिक्स की किसी दो इंपॉर्टेंस को बताएं। पहला, डेवलपमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी फिजिक्स हैज लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मेनी टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, द इंटरनेट, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कम्युनिकेशन को आसान बनाया फिजिक्स ने, तो पहली ये एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरी कंट्रीब्यूशन है एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। फिजिक्स हैज इंप्रूव्ड द हेल्थ केयर थ्रू द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज एक्सरे मशीन, एमआरआई स्कैनर्स, अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, हेल्पिंग डॉक्टर डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीजेस। मेडिकल एडवांसमेंट में भी फिजिक्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये फिजिक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रहे हैं, फिजिक्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी इन द लाइट ऑफ इन दिस। फिजिक्स ने हमारी सोसाइटी को डेवलप होने में तरक्की दी है। इस स्टेटमेंट की रोशनी में डिस्क्राइब एनी थ्री इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिजिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फिजिक्स के तीन इंपॉर्टेंट रोल बताएं जिसमें फिजिक्स ने हेल्प की हो माशरे की डेवलपमेंट में। तो पहला है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स हैड मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड इजियर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट सैटेलाइट। फिजिक्स ने इन तमाम चीजों के जरिए से कम्युनिकेशंस को आसान बनाया है। सैटेलाइट्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू फिजिक्स ने कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव किया है। फिजिक्स ने मेडिकल साइंस को बहुत इंप्रूव किया है बाय गिविंग सिटी स्कैनर्स एंड एमआरआई स्कैनर्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स और एंड रेडियोलॉजिस्ट जितनी तरीके की मशीन इस्तेमाल करते हैं उन सब के अंदर फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, फिजिक्स हैज revolutionized the transportation methods such as car, buses, trains, airplanes and rockets. These inventions have made travel faster, safer and more comfortable these days. तो ये सब कंट्रीब्यूशन किसका है? ये सब कंट्रीब्यूशन फिजिक्स का ही है। तो आइए जी हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट गिवन टेबल। हमसे पूछा गया है मास का एसआई यूनिट ऑफ सिंबल। तो मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है एम। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर, ए फॉर एम्पेयर और सिंबल है आई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला और सिंबल है सीडी। सो होपफुली आपको ये 30 एमसीक्यूज और ये 12 क्वेश्चन जो हमारी स्मार्ट बुक के अंदर लिखे हुए हैं उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा और आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। टाइम को जाया ना करिएगा, आप आगे चलें, चैलेंजर लेवल सॉल्व करें, फिर आए हमारे इसके सॉल्यूशन को देखने। So praying for you that you get a great marks in your very next exam, either the board exam or a school exam. Keep hard working. Thank you so much.